सो हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे हम है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10। पूरा का पूरा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे और इस बार बोर्ड एग्जाम के को देखते हुए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। देखो, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की संख्या बेटा 2 होने वाली है। वेरिएबल की संख्या कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर पी एक्स इक्वल टू ऐसा लिख दो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली हम इसको देखते हैं। इसमें देखो, यहाँ पर जो x और ये जो y आया है, ये तो बेटा वेरिएबल्स हो गए आपके, वेरिएबल्स। ओके, ये हो गए आपके वेरिएबल्स। एंड ये देखो a b एंड c जो है वो कांस्टेंट हो गए। लेकिन यहाँ पर ये पूरा टर्म की बात करें तो ये एक वेरिएबल टर्म है, ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात समझ, अच्छा ये एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यू वी कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊं, जैसे ये देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 2x माइनस 3y प्लस 4। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसके अंदर में दो वेरिएबल है आपके पास। तो यहाँ पर a b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू देखो बेटा ये हो जाएगा, ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू ये वाली हो जाएगी -3, और जो c की वैल्यू है ये 4 हो जाएगी। जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे a b c की वैल्यू पूछे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये जो b वाला टर्म है जो कि y वाला टर्म होता है, ये तो है ही नहीं। तो a की वैल्यू तो आप 2 लिखोगे यहाँ पे, a की वैल्यू 2, और b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई b वाली टर्म नहीं है। और जो c की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा होगा। सिंपल, क्लियर है? तो एक चीज सिंपल जो आपको इक्वेशन देख के सिंपली ए बी सी जो पता करना है, वो सिंपली आप देखोगे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको a बोला जाता है, जो y का कोफिशिएंट है उसको b बोला जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको c बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि अभी आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती है। जैसे एक्सरसाइज 3.1 की बात करूं तो वो वाली एक्सरसाइज जो है आपको उसमें इक्वेशन बनाना ही है, एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाएगा, क्योंकि आपको इसमें ना कुछ वेरिएबल देखने पड़ते हैं जिनको आप एक्स वाई आप मानोगे। क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ओके, दैट कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times। देखो, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो आफ्ताब है, एक आफ्ताब है और आफ्ताब की एक डॉटर है, ठीक है। आप इसमें लेट करना होता है कि दो वेरिएबल मुझे मिल गए, क्योंकि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज चेंज हो रही होगी, तो लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज जो है y है। तो 7 years ago I was 7 times old as you were then। तो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज से 7 टाइम्स था। तो 7 years ago की बात करूं मैं, तो ये जो आफ्ताब इसकी प्रेजेंट एज है बेटा, ये क्या है? ये है प्रेजेंट एज। आप हमेशा प्रेजेंट को ही कंसीडर करोगे। तो 7 साल पहले ये x माइनस 7 ईयर का रहा होगा, और 7 साल पहले ये y माइनस 7 ईयर का रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर तो इक्वेशन क्वेश्चन में क्या है कि आई वाज 7 टाइम्स, मतलब जो आफ्ताब होगा वो अपनी बेटी के एज से 7 टाइम्स था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट आफ्ताब वाज 7 times older than her daughter। तो यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 7y
-49, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये फॉर्मेट है आप इसको इस फॉर्मेट में लिया, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो x इसको इधर लेके आओ -7y, -7 यहीं पर, यहाँ पे 49 इक्वल टू 0, तो x -7y यहाँ पर आ गया प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। ओके, हाँ एक और कंडीशन दिया हुआ, ये तो 7 ईयर अगो की कहानी होगी। और देखो इसमें एक और इक्वेशन है 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ देखो, आफ्ताब अभी प्रेजेंटली x ईयर का है, तो 3 years आफ्टर, 3 year आफ्टर ये कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 के हो जाएंगे, और जो उनकी जो डॉटर है वो y प्लस 3 एज की हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई शैल बी 3 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो जो आफ्ताब है वो 3 टाइम्स होगा अपनी डॉटर के एज का। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, और ये देखो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन आपके पास आ गई। देखो 3.1 में आपसे इक्वेशन फॉर्म करवाएंगे, और इसको एल्जेब्रिकली जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। एल्जेब्रिकली का क्या मतलब है, इसको प्लॉट करके दिखाओ, मतलब ग्राफ बना के दिखाओ। ठीक है, सो दैट कि आपको वहां से कुछ हिंट मिले इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, आपको सिंपली वो x एंड y की वैल्यू जो वेरिएबल आपने कंसीडर किया वो निकालना होता है। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, 7 साल पहले ये वाली इक्वेशन आई थी, और 3 इयर्स आफ्टर के लिए ये वाली इक्वेशन आई। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए कर देखते हैं। ओके, इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो जैसे ये वाली इक्वेशन है, आप इसके लिए दो पॉइंट आपको में सिंपली चाहिए होता है इसको प्लॉट करने के लिए। जैसे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए आप क्या करो, एक बारी x को 0 पुट कर लो। देखो एक बारी x और y है ना, एट x इक्वल टू 0, जब x को आप 0 पुट कर रहे हो तो y देख लो कितना आ रहा है, ये आप 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। देखो 7y उधर जाएगा तो इक्वल टू 42, और y आपके पास आ गया 42 अपन में 7 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, एक बार काम करो, आप जैसे x को पुट किया है तो y को पुट कर लो, y को चलो 0 पुट कर लो। आप y को अगर 0 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 42, x की वैल्यू आ गई माइनस 42, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 42। तो ये पहली वाली इक्वेशन से हमने ये कर लिया, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, इसको प्लॉट कर लेंगे आराम से। अब जैसे एक ये वाली इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें भी सेम करो आप, एक बार x को 0 पुट कर लो और एक बार y को 0 पुट कर लो। x को 0 पुट किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू माइनस 2 हो गया ये, तो y की वैल्यू माइनस 2। एक बार y को आप 0 पुट कर लो, तो y को अगर 0 पुट करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू जो है 6 बन रही है। तो ये वाली इस इक्वेशन के लिए हो गई हमारे पास, और ये जो है इस इक्वेशन के लिए। अभी देखो 3 टाइप के रिजल्ट्स बनते हैं। अभी मैं एक बार पहले इसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि वो 3 टाइप के रिजल्ट्स क्या है। तो मैं यहीं पर इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ये हो गया x और ये हो गया y। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं। वैल्यू कितनी लेनी है वो हमें यहां से पता चल जाता है। ये देखो x की वैल्यू माइनस 42 तक जा रही है और y की वैल्यू जो है वो 6 तक जा रही है, तो माइनस साइड में थोड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं।
ठीक है, -10, -20, -30, -40, ठीक है। थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, 5-5 के गैप ले सकते हो, मैं 10-10 के ले रहा हूँ। गैप हम जितना मर्जी ले सकते हैं, एक्स और वाई पर अलग अलग गैप भी ले सकते हैं। तो और वाई पे देखो हमें बहुत छोटी वैल्यू चाहिए, तो 2-2 के गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना, ये हो गया 10, 20 और इधर आ गया -2, -4। चलो पहले इस वाली लाइन को प्लॉट करता हूँ मैं, 0, 6, तो x0 y कितना 6 है, तो यहां पर आएगा ये पॉइंट, है ना। x0 मतलब y एक्सिस पे पॉइंट लेना है, और y0 का मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लेना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक पॉइंट हो जाएगा -40 to 0, मतलब ये 40 से थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करो, आप स्केल से बहुत अच्छे तरीके से इसको पॉइंट को आप मिला देंगे, मिला दिया आपने इस तरीके से, और इसके ऊपर में इक्वेशन आप ऐसे मेंशन कर दोगे, x - 7y + 42 = 0। क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इस वाले ग्राफ के लिए x0 है तो y - 2 लेना है, तो ये देखो x0 y - 2, x0 का मतलब y एक्सिस पे पॉइंट लेना है, और y0 का मतलब वो x एक्सिस से पॉइंट लेना है। कितना लेना है, 6। तो ये देखो 0 यहाँ पर है और यहाँ पे 10 है, तो कहीं ना कहीं हाफ से थोड़ा सा आगे यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर इसको ऐसे मिला दो आप, ऐसे आप मिला दो, तो और इसके ऊपर में आप इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या है, x - 3y - 6 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। आप देख पा रहे हो कि ये जो लाइन है वो आगे जाके कहीं ना कहीं दब रही है, ऐसे दब रही, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। क्लियर है। तो आपके पास 3 टाइप के रिजल्ट आते हैं। आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। रिजल्ट क्या आएंगे, जो पेयर ऑफ लाइन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर, 2 लाइन, तो 2 लाइन है, तो जो पेयर ऑफ लाइन है ना, पेयर ऑफ लाइन है वो 3 तरीके की हो सकती है। कौन सी 3 तरीके की, या तो वो पैरेलल हो सकती है, दोनों लाइन आपस में क्या हो सकती है, पैरेलल, मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है वो कुछ इस तरीके का, इस तरीके से, और या तो वो लास्ट में कोइंसिडेंट हो सकती है, कोइंसिडेंट, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन, ऐसे, ठीक है। ये 3 जो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, और इन तीनों में से यहाँ पे क्या मिला, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। जो पैरेलल लाइन है, क्योंकि दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, कहीं पर टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, तो यहाँ पर ना x और y की कोई पॉसिबल वैल्यू होती ही नहीं है। यहाँ पे हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पे क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और यहाँ पर बोलेंगे इसको मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ वन सॉल्यूशन, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। ये जो दोनों है ना, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे तो मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको कंसिस्टेंट लाइन बोला जाता है, इनको कंसिस्टेंट लाइन बोला जाता है। और इसमें जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं है, दैट इज पैरेलल लाइन, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मतलब थोड़ा लंबा सा नहीं हो गया कि हाँ पहले आपने इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन से ग्राफ बनाया। अच्छा देखो, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो इक्वेशन बना हुआ होगा या फिर इक्वेशन बनाना होगा। तो जब इक्वेशन बनाना होगा तो हाई मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ये आफ्ताब वाला क्वेश्चन है, पहले आपने इक्वेशन बनाया, कंडीशन अप्लाई करी, इक्वेशन बना लिए, फिर इक्वेशन से हमने जो कोऑर्डिनेट है वो आइडेंटिफाई करे, उन कोऑर्डिनेट को हमने प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद हमें जो लाइन मिली, उन उसमें से उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, या फिर इनकंसिस्टेंट है। आप जवाब दे पा रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत लेंथी हो गया है, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास ऐसे ही सवाल है। अगर हम एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं, तो वहां पर
बिना ग्राफिकल मेथड, ये तो हो गया बेटा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने का ग्राफिकल मेथड से। अब सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? अभी जैसे ये दोनों लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ना, जहां पे कट करेगा वहां का आप x कॉमा y निकाल लोगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये लाइन आगे बढ़ रहा है ऐसे, है ना, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो आप ग्राफ पे देखोगे, जब जो ग्राफ बनाओगे वहां पे दिख जाएगा ना ये कितना कॉमा कितना है, तो वहां से बोल दो कि हाँ x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू। क्लियर है? ओके। लेकिन हाँ ये तो ग्राफिकल मेथड में आपको करके दिखाना अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन बिना ग्राफिकल मेथड के तो एल्जेब्रिक मेथड होता है यहाँ पर, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में एक्सरसाइज 3.2 3.3 सब कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3.2 एक्सरसाइज में, इसमें आपको इस चीज का आइडिया मिल जाएगा बिना ग्राफ बनाए। अच्छा वो कैसे, चलो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड में कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? तो इसके लिए देखो बेटा हमें ना रेशियो निकालना होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये लाइन 1 है और लाइन 2 है। लाइन 1 को हम a1x प्लस b1y प्लस c1, अभी बताया था ना कि स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे फर्स्ट लाइन है तो L1 B1 C1 कर दिया मैंने, और सेकंड लाइन के लिए A2 B2 और C2 कर दिया। क्लियर है? तो हमें ना रेशियो निकालना है। जैसे A1 अपन में A2 आप निकाल लीजिए, B1 अपन B2 निकाल लीजिए और C1 अपन C2 निकाल लीजिए। अगर कंडीशन ऐसी वाली है कि A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अगर A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 आ गया बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, तो ये हमारा पैरेलल लाइन की कंडीशन हो जाएगी। कोइंसिडेंट के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 सब बराबर है तो कोइंसिडेंट। एक कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सिंपल सा, जहां पे सॉल्यूशन निकल जाता है उसको कंसिस्टेंट बोलना है और जहां पे सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट बोलना है। तो पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन होता नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, और ये दोनों कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी। ठीक है ना? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अच्छा चलो इसके बारे में बात करते हैं। लाइन 1 ये लाइन 2, तो देखो यहाँ पर A1 अपॉन A2 निकालते हैं इसका। तो A1 ये हो गया और A2 ये हो गया 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2 निकालते हैं, तो B1 क्या हो गया -4 और B2 क्या हो गया 6। तो -4 अपॉन 6 दैट इज -2 अपॉन 3। 2 से कट गया ना, 2 2 जा 4 2 3। अब जरा ध्यान से देखो A1 अपॉन A2 क्या है 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 क्या है -2/3। ये इक्वल है? नहीं है। कंडीशन कौन सी बन रही है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो बताओ ये कौन सी वाली लाइन है? इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट? सो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इट इज इंटरसेक्टिंग। ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? तो इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती है, तो ये कंसिस्टेंट। कितने सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसमें एक ही सॉल्यूशन है। चलो इस लाइन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 निकालेंगे पहले। ये 9 है और ये 18 है, तो 9 अपॉन 18 तो वैल्यू क्या आ गई है? 1/2 आ गई। चलो जी आगे देखते हैं। B1 अपॉन B2 निकाल के देखते हैं। तो B1 ये 3 है और B2 ये 6 है, तो 3 अपॉन 6 1/2। C1 अपॉन C2 निकाल के देखते हैं। ये 12 है और ये 24 है, तो 12 अपॉन 24 ये 1/2। तो देखो A1 अपॉन A2 भी 1/2, B1 अपॉन B2 1/2 और C1 अपॉन C2 1/2। तो कंडीशन कौन सी लग रही है? ये वाली A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या ये कंसिस्टेंट हुआ? हाँ ये कंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन अगर है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। चलो एक और लाइन देख लेते हैं। ये वाला लाइन देखो, ये वाला A1 अपॉन A2 6/2 6/2, तो ये 3 आ गया।
b1/b2 -3/-1, तो ये भी देखो माइनस से माइनस कट गया 3 है, और c1/c2 तो ये आ गया 10/9, तो ये कट नहीं रहा। तो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देख रहे हो ना, ये 10/9 आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन है वहां पे देखो जरा, ये आ गई आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल है। तो ये आप कर लेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये आपके बेटा इसमें भी इक्वेशन बनाना है कहीं कहीं और फिर चेक करना है, ठीक। इसमें मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बनाने पड़ेंगे, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको पहले वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं, वेरिएबल सेलेक्ट वो एक्स वाई मानना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैं अगर जो फर्स्ट पार्ट ही करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये देखते हैं। कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ क्विज इफ अ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 10 है, ठीक है। टोटल देखो बॉयज के नंबर मान लो x, गर्ल के नंबर मान लो y, यही वेरिएबल है ना, लड़के लड़कियों की संख्या ही वेरी कर सकती है। तो टोटल तो 10 है, तो बॉय प्लस गर्ल कितने हैं, बॉय प्लस गर्ल कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ठीक है, पहली लीनियर इक्वेशन होगी। उसके बाद कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी है, y है, बॉय कितने हैं, x है। गर्ल्स ना बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये आ गया हमारा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने जैसे कि बताया था तुम लोगों को कि अगर ग्राफिकल मेथड से करने हैं तो पहले एक काम करो, इसके इस तरीके से 2 सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और वहां पर देखो कैसे किया है। एक बार x की वैल्यू 0 ली थी तो y निकाल लिया था। तो इस इक्वेशन के लिए अलग से ऐसा बनाना है और इस इक्वेशन के लिए अलग से बनाना है। जो इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं उसको ग्राफ पे आपको मेंशन करके ग्राफ, अगर सिंपल ये पूछा है जैसे कि इस इक्वेशन में पूछ दिया कि इसके कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, तो सिंपल हम करेंगे इसका a1/a2 निकाल लेंगे। a1 में a2 देखो 1 में 1, तो ये 1 ही आ गया। b1/b2 अगर करते हैं तो जरा देखो y के आगे यहाँ पे 1 है और इस y के आगे -1, तो -1 आ गया। तो a1/a2 therefore a1/a2 is not equals to b1/b2। तो ये कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है, ये इंटरसेक्टिंग बन रही है। तो 1 सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कितने सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन। तो इसको ग्राफ बना के भी आप जो है ट्राई कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही जो पैरेलल कोइंसिडेंट है क्या है, ये वाली चीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ग्राफ बना के करना है। तो आपको ये वाली चीज मैंने सिखाई दी है, तो ग्राफ बना के करेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं ग्राफ कैसे बनाते एक सेपरेट वीडियो इसका भी बना दूंगा। उसके बाद एक जो 5th क्वेश्चन है जो बच्चों को डाउट होता है वो कर देते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज। देखो इसको ना सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो है ना कम से कम पहले ग्राफ बना दो, ठीक है। चलो मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद ग्राफ सॉल्व करके दिखाएंगे। तो कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, बहुत बढ़िया। whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। लेंथ जो है विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है।
तो जैसे ये लेंथ मान लो x है और ये y है, ठीक है। तो लेंथ जो है क्या है, चौड़ाई से ब्रेथ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दैट मीन्स लेंथ जो है आपका जो x है ब्रेथ से कितना ज्यादा है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो ये कर देंगे। एक तो इक्वेशन ये बन गई, क्लियर है, ओके। एक इक्वेशन बन गई है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक, ओके। एक दूसरी क्या दिया हुआ इसमें, इट्स विड्थ इज, देखो रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो ये क्या है, ये आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2 अपॉन 2 हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है, 36 है, 36 अपॉन 2, लेंथ कितना है x है, ब्रेथ कितना है y है। तो x प्लस वाई अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 पे कटेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और इस ये जो हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ओके। नाउ अभी क्या करना है, मेरे को इसका सॉल्यूशन बताना है। तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आगे के मेथड आपको सिखाए नहीं। तो मैंने एक ग्राफ तो आपको बनाना सिखाया ही, अगर नहीं समझ में आया तो इस ग्राफ को फिर से देखो कैसे बना रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो इसको। आपको करना क्या है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, एक्स वाई। एक बार x को 0 रखो तो देखो y कितना आ रहा है। तो देखो x 0 रखोगे तो माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस 4। एक बार y को 0 रखो तो ये 0 रख देखो, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। यहां पर देखो x को एक बार 0 रखा तो y सीधा सीधा 18 दिख रहा है, y 0 रखा तो x जो 18 दिख रहा है। आपको नहीं समझ में आया तो वैल्यू डाल के थोड़ा सॉल्व करके इसको देख लो, इजी है, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा। ये देखो जरा, तो ये 4 के गैप पे ले लेते हैं, 4 8 12 16 20। 4 के गैप पे 4 8 12 16 20 माइनस 4 माइनस 8, ये आ गया माइनस 4 और ये वैल्यू 0। जरा देखो इसको प्लॉट करते हैं, ये वाला पहले, ये वाला प्लॉट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, फिर बाद में इक्वेशन नंबर 2 को। देखो यहाँ पर x 0 मतलब y पे पॉइंट आएगा, कितने पे आएगा, माइनस 4 पे, ये रहा एक पॉइंट इसका। y 0 x पे पॉइंट जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, ये देखो यहाँ पर। तो एक तो लाइन ये बन गई हमारी ऐसे, इसको ना थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ऐसे, और इसके ऊपर ही हम जो इक्वेशन है उसको मेंशन कर देंगे। तो अब चलो बाद में कर लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, एकदम बेहतरीन, ओके। अब जरा देखते हैं, देखो x 0 तो y 18 है, तो हाँ यहाँ पर, और y 0 तो x जो 18 है, तो 16 और 20 के बीच में यहाँ पर, इसको मिला दो, ठीक है। अच्छा ये वाला ये बन गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 18। अच्छा जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, मतलब इसको जब ग्राफ पेपर में बनाओगे, अभी क्या है कि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पाया होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर आ जाना चाहिए। ये x की वैल्यू मेरे को 10 दिख रही है यहाँ पर, और y की वैल्यू दिख रही है ये 8 दिख रही है, बट मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक बार मैं सॉल्यूशन चेक कर लेता हूँ। 10 माइनस 8 नहीं, ये नहीं जाएगा, यहाँ पे जो है ना कहीं यहाँ पर आना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको 6 आना पड़ेगा, तब जाके ये सेटल्ड होगा। नहीं 10 8 10 और 8 18 और 10 माइनस 8 x 0 y माइनस 4 y 0 h 2।
हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर है? तो अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो ये और भी प्रॉपर दिखेगा, स्केल का यूज करोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितना है। आप इधर की तरफ लाइन डाल के देख लेना, इधर की तरफ लाइन डाल के देखना, डॉटेड एक्स एक्सिस जहाँ पे कट हो रही है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, और वाई जहाँ पे कट कर रही है वो वाई की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफिकल मेथड जो एक्सरसाइज 3.2 है ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद ना एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन करवाना है, एक्सरसाइज 3.4 में एलिमिनेशन मेथड से करवाना है, और जो एक्सरसाइज 3.5 है दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, बट उनके भी वर्ड प्रॉब्लम करके दिखा देंगे। ठीक है? तो आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इतना फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी शेयर करें। थैंक यू।